वेलकम बैक टू द मैथ वॉरियर्स। आप लोगों को बताना चाहूँगा कि आप लोग आरक्षण को लेकर काफ़ी ज़्यादा परेशान हैं। ईडब्ल्यूएस का मैंने अलग से बता दिया है, ओबीसी एससी एसटी जितने भी हैं, ठीक है, भूतपूर्व सैनिक, महिला आरक्षण जो भी है, सबके बारे में ये वीडियो है। तो ये वीडियो आप अच्छे से देखें, चीज़ों को समझ लें और फिर डाउट ना रखें, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी टाइम पास के। तो आपको बताना चाहूँगा कि आरक्षण यहाँ पर दिया हुआ है। आयोग द्वारा आयोजित की जाने वाली विज्ञापनवार मुख्य परीक्षाओं में अधिनियम शासनादेव से लंबवत अनुमान होगा तथा आरक्षण के प्रावधानों शॉर्ट लिस्ट की जाएगी। सिंपल सी बात यहाँ पर दे रखी है, ठीक है। दूसरी बात मैं आपको बताना चाहूँगा, आरक्षण से रिलेटेड ही टिक कर रखा है सारा कुछ। हाँ, ये देखिएगा, एक पॉइंट आपके लिए, यदि अभ्यर्थी ने रजिस्ट्रेशन के समय अपनी कैटेगरी गलत भर दी, सपोज दैट आपने रजिस्ट्रेशन के समय कैटेगरी गलत भर दी, आप जनरल थे, आपने ओबीसी भर दी, ओबीसी थे तो एससी भर दी, जो भी भर दिया, तो ऐसी स्थिति में अभ्यर्थी शुल्क जमा करने के पहले ही अपनी कैटेगरी में बदलाव कर सकता है और इसके उपरांत ही अभ्यर्थी निर्धारित शुल्क का भुगतान करेगा। बात को समझ रहे हो? शुल्क जमा करने के उपरांत अपनी कैटेगरी में बदलाव नहीं कर सकता। तो इस बात को भी आप अच्छे से समझ लें, तो ये गलती कतई ना करें, ठीक है। और इसके बाद में अगर आपको बताना चाहूँ, ठीक है, ये देखिए, उत्तर प्रदेश के आरक्षित श्रेणी के सभी अभ्यर्थी आवेदन में अपनी श्रेणी में अवश्य अंकित करें। उत्तर प्रदेश के साफ साफ उसने बोला है, और जो बाहरी होंगे वो सारे जनरल में काउंट हो गए। दूसरा नंबर पॉइंट लगे, एक से अधिक आरक्षित वो तो हटाओ। अगर आपने एक से अधिक आरक्षित श्रेणी का दावा किया तो केवल एक छूट मिलेगी जो अधिक लाभकारी होगी, ठीक है। मान लीजिए आपका एक्स सर्विसमैन भी है और आप ओबीसी एससी भी है, तो उस केस की ये बात कर रहे हैं, ठीक है। तो आप कौन सा कोटा आपके लिए ज़्यादा फायदेमंद रहेगा? एक्स सर्विसमैन का ज़्यादा रहेगा तो एक्स सर्विसमैन का उन्हें कोटा मिलेगा, ठीक है। 3.3 पॉइंट लिखा है, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, स्वतंत्रता सेनानी के भूतपूर्व जो उत्तर प्रदेश राज्य के मूल निवासी नहीं है, सारे जितना भी आरक्षण है भाई साहब, अगर आप उत्तर प्रदेश के मूल निवासी नहीं, आप अदर स्टेट से आ रहे हैं, तो उन्हें आरक्षण का लाभ अनुमान नहीं होगा। ऐसे अभ्यर्थी सामान्य श्रेणी के माने जाएंगे। आप इस बात को अच्छे से समझ लें, तो इसमें भी कोई कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर करें, लाइक करें, शेयर करें, ठीक है। उसके बाद मैं आपको बता दूं, आरक्षण का ही ये सब कुछ दिया हुआ है, वो मैंने पहले भी बता दिया है। और यहाँ पर देखिए, महिला आरक्षण, महिला आरक्षण के लिए उन्होंने बताया है, महिलाएं जो कंफ्यूज रहती शादी के बाद वाली, कि उत्तर प्रदेश की महिला अभ्यर्थी को उन श्रेणियों में रखा जाएगा जिनसे वे संबंधित है, ठीक है। और नीचे एक पॉइंट लिखा है कि उत्तर प्रदेश की महिला अभ्यर्थी के मामले में पिता पक्ष से निर्गण प्रमाण पत्र, मतलब आप अपने ससुराल पक्ष के नहीं होंगे, पिता पक्ष के होंगे, ठीक है। जो आपका सर्टिफिकेट होंगे वो पिता पक्ष के माने जाएंगे। इस बात में आप लोग कंफ्यूज ना हो कि हम ससुराल पक्ष से बनवाए किस तरफ से बनवाए, तो आपका उधर से ही मान होंगे। ये आरक्षण की बात हो रही, महिला आरक्षण की। निवास चेंज हो सकता है, निवास आप ससुराल पक्ष से भी बनवा सकती हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं होगी। ये लड़कियों के लिए मैं बात बता रहा हूँ, ठीक है। इन डिटेल मैं इन चीज़ों पर रिसर्च कर चुका हूँ, तो मुझे सब कुछ पता है, ठीक है। तो निवास बन जाएगा, लेकिन कास्ट आपकी जन्म से ही होती है और पिता के माध्यम से होगी, ठीक है भाई, समझ गया। मान लीजिए किसी एससी लड़की ने किसी जनरल लड़के से शादी कर ली, कॉन्सेप्ट को समझना मेरे दोस्त, तो उसमें ये होगा कि वो लड़की तो एससी रहेगी, लड़का जनरल ही रहेगा, ठीक है। या लड़का मान लेता हूँ एससी है, लड़की अगर जनरल है तो लड़की जनरल ही रहेगी, क्योंकि वो पिता के पक्ष से, ये नहीं किसी से शादी कर लिया तो उसका आरक्षण बदल जाएगा, ठीक है। बात को समझ रहे हैं आप? आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के आरक्षण का दावा करने वाले व्यक्ति के पारिवारिक समस्त वेतन आवेदन, ठीक है, ईडब्ल्यूएस का मैंने बता दिया है। और ये देखिए, किसी भी व्यक्ति ने आवेदन पत्र में गलत तथ्यों की जिनकी प्रमाण पत्र के आधार पर पुष्टि नहीं की जा सकती है, देने पर प्रश्नगत परीक्षा तथा अन्य समस्त परीक्षाओं को डिबार कर दिया, रद्द कर दिया जाएगा उनको, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आप समझ लें। अतः गलत जेंडर ना बने, ये सब अंतिम तिथि तक संशोधन कर लें, ठीक है, वो तो ठीक है। तो आपका जो भी अब हो, यहाँ पर इन्होंने कहीं कुछ मेंशन नहीं किया है कि ओबीसी एससी और एसटी का किस डेट का होना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं। तो आपका जब का हो आप लगाएं अपना, ठीक है। बस इतना याद रखें, 21 तारीख से पहले का होना चाहिए, सिंपल सी बात। आवेदन की अंतिम तिथि तक के ही मान होते हैं, तो उसके बाद वाला नहीं मान होगा, क्योंकि सिंपल सा लॉजिक समझाता। आप मान लीजिए भर रहे हैं, आप फॉर्म भर रहे हैं, उसमें आप एससी भर रहे हैं, ठीक है। तो एससी क्यों भर रहे हैं? क्योंकि आपके पास सर्टिफिकेट है, आपको पता है कि आप एससी हैं,
ठीक है। लेकिन जब तक आपके पास सर्टिफिकेट नहीं होगा आप एससी नहीं माने जाए, क्योंकि हमारे भारत देश में एक कागज की बहुत बड़ी कीमत है, उस बात को आप अच्छे से समझ लें। इसलिए ऐसा होता है, सिंपल से लॉजिक से बहुत सारी बातें बताई। अब आप कंफ्यूज ना हो, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो।